नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अनुराग से सुनिए कि इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की जो एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़की को एक लड़के से प्यार रहता है और उसके बाद वो लड़की ये चाहती थी कि उसी लड़के से उसकी शादी हो जाए। उसके बाद वो परिवार वालों से बातचीत करती है, उस लड़के के बारे में बताती है, लेकिन परिवार वालों को ये रिश्ता नागवार गुजरता है और वो जिद में आके अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से करवा देते हैं। लेकिन जो लड़की रहती है वो अपने आशिक को छोड़ती नहीं है, वो उसके साथ मिला जुला करती थी, उससे बातचीत भी किया करती थी। और एक समय ऐसा आता है जब वो प्लान करके अपने पति को ही रास्ते से हटवा देती है। और फिर कैसे इस घटना का खुलासा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको इस कहानी में पूरी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो बहुत ही फेमस एरिया है, कुरुक्षेत्र वहाँ से है। कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ता है मोरथली, और इसी मोरथली में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक लड़की रहा करती थी। लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक रहती है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के दौरान एक लड़के से अंजलि की मुलाकात होती है और उस लड़के का नाम था विशाल। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों आपस में मिलजुल कर इधर उधर घुमा करते थे और इन दोनों के रिलेशन भी बन जाते हैं। उसके बाद जब इन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने परिवार वालों से हम दोनों बातचीत करेंगे और अपने रिश्ते के बारे में परिवार वालों को बताएंगे, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अंजलि जाती है, अपने पिता से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है और बोलती है मुझे एक विशाल नाम के लड़के से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और अभी वो एक डीजे का काम करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डीजे का कुछ अपनी गाड़ी पे डीजे का सामान डाल के अलग अलग शादियों में भिजवाने का काम करते हैं। इस तरीके का ही 2-3-4 डीजे की गाड़ियाँ उसके पास थीं। तो यही काम विशाल का था। काम के बारे में बताती है और रिलेशन के बारे में भी बताती है। लेकिन जैसे ही अंजलि के पिता को ये बातें पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अंजलि को एक कमरे में बंद करके रखना वो शुरू कर देते हैं। उस टाइम अंजलि कॉलेज में थी, उसका कॉलेज आना जाना भी बंद हो जाता है, उससे मोबाइल ले लिया जाता है। और जो अंजलि के पिता रहते हैं वो एक लड़की की तलाश में जुट जाते हैं, और इनकी तलाश एक मस्तान नाम के लड़के पर जाके रुकती है, जो कि जर्मनी में काम करता था। अच्छा खासा पैसा कमाता था और परिवार का वो इकलौता बेटा था। मस्तान को भी एक लड़की की तलाश थी, एक अच्छी लड़की की तलाश थी। और जब अंजलि के पिता मस्तान के परिवार वालों से मिलते हैं, अंजलि की फ़ोटो देखते हैं, तब उन लोग को ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। और साल 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो मस्तान अंजलि के साथ रहता है और उसके बाद वो अपने काम के सिलसिले में पुनः जर्मनी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अंजलि रहती है वो विशाल से बातचीत करना बंद नहीं करती है। विशाल से बातचीत किया करती थी, विशाल से मिला करती थी, अलग अलग जगह पे विशाल को बुला लिया करती थी। मायके के बहाने विशाल के साथ अलग अलग प्लेस पे घूमने भी जाया करती थी। अब साल आता है 2024 का। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। मस्तान का एक दिन अपने परिवार वालों के पास फ़ोन आता है कि पिताजी आपके इलाज भी करवाना है और उसी सिलसिले में मैं गांव आऊँगा, आपका इलाज करवाऊँगा, और हो सके तो मैं अब गांव में ही सेटल हो जाऊँगा, कुछ बिजनेस अपना जमा लूँगा। जब ये बातें अंजलि को पता चलती है तो एक बार के लिए वो हैरान हो जाती है कि जब यहाँ पे जो मस्तान है वो आ जाएगा और यहीं पे विशाल भी रह रहा है, तो फिर क्या होगा? मैं कैसे विशाल से मिल पाऊँगी? मैं कैसे उससे बातचीत कर पाऊँगी? मैं कैसे उसके साथ घूमने फिरने जा पाऊँगी? ये सारी बातें अंजलि सोच ही रही थी और इसके बारे में वो विशाल को भी बताती है। विशाल भी सुनता है, वो बोलता है कि चलो कुछ प्लानिंग कर लेंगे, फ़िलहाल उसको आने दो। जो मस्तान रहता है जर्मनी से वापस आता है, अपने पिता का इलाज करवाना वो शुरू ही कर रहा था। कुछ दिन तक इलाज चलता रहता है, कुछ ऑपरेशन का मैटर था। अब तारीख आती है 30 सितंबर 2024, पिछला महीना था ये।
तो 30 सितंबर 2024 को रात के करीब 2:30 बजे के करीब जो अंजलि रहती है वो अपने सास और ससुर का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और सुसुक सुसुक की आवाज़ कर रही थी। जब सास ससुर उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग धीरे से निकलते हैं कमरे से, सोचते हैं कि क्या हो गया, कैसी आवाज़ है। लेकिन जब वो अंजलि की ऐसी हालत देखते हैं तब वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उसके बाद अंजलि से पूछा जाता है कि तुमको ऐसा किसने बांधा है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। वो लोग उसका रस्सी उस्सी खोलते हैं, उससे पूछते हैं। तब अंजलि बताती है कि हमारे घर पर डकैतों का हमला हुआ था और करीब 1.5 घंटे थे डकैत हम लोग के घर में ही थे। उसके बाद अंजलि और परिवार के जो मस्तान के माता पिता रहते हैं वो दोनों अलग अलग कमरे में देखते हैं तो अंजलि के बेडरूम के बगल वाले कमरे में मस्तान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये जब चीज़ें देखते हैं तब परिवार का जैसे क्या हो गया उन लोग को, जैसे पांव तले ज़मीन खिसक गई, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती हैं। उसके बाद शोर मचाया जाता है, पुलिस की टीम को खबर किया जाता है। पुलिस की टीम घटनास्थल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने पहली नज़र में देखा कि अंजलि के कपड़े पे भी थोड़ा खून का छींटा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जो भी ये डकैत आए हुए थे वो इस फिराक में आए हुए थे कि अगर कोई भी टोकेगा तो उसको ये बुरी तरीके से मार देंगे, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल तरीके से इन्होंने मस्तान की हत्या की थी। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जो पुलिस की टीम रहती है वो अंजलि से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था, कितने डकैत थे, कब कैसे क्या हुआ, तुम कहाँ थी, तुमको किसने बांधा। ये सारी चीज़ें अंजलि से पुलिस वाले पूछना शुरू करते हैं। अंजलि बताती है कि रात के करीब 11 बजे मैं और मस्तान कमरे में सोने गए थे। खाना पीना खा के सब कुछ करके हम लोग सोने गए और गहरी नींद में हम लोग थे। तो मस्तान काफ़ी गहरी नींद में थे। उसके पहले ही कुछ डकैत मेरा मुंह, मतलब एक तरह से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सूंघा के मुझे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और मेरे ऊपर वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि उसको उसका मुंह बांध के, उसका हाथ पैर बांध के एक चेयर से उसको बांध देते हैं। और जब वो दोनों, हम दो, टोटल वो सब 4 आदमी थे, जब 2 आदमी मेरे को कंट्रोल कर रहे थे तो उसी समय मस्तान की नींद खुलती है और वो मेरे कमरे में आते हैं। जैसे ही वो कमरे में आते हैं चारों डकैत उनको देखते हैं। मस्तान चिल्लाने की कोशिश करते हैं। एक डकैत मस्तान को बुरी तरीके से घायल कर देता है। मैं थोड़ी दूरी पर थी, काफ़ी दूरी पर थी, लेकिन मस्तान को बुरी तरीके से मार रहे थे, मैं देखती भी हूँ। उसके बाद मैं शोर मचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने मेरा मुंह भी बांध के रखा था। मस्तान को मारने के बाद वो लोग घर से ज्वेलरी लूटते हैं, करेंसी लूटते हैं और उसके बाद कुछ और चीज़ें जो कीमती सामान था उसको लूटने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जब मैं देखती हूँ कि ये लोग शायद चले गए हैं, उसके बाद मैं घिसटते हुए कैसे भी करके अपने सास ससुर के कमरे तक जाती हूँ और उन लोग को इत्तला करती हूँ कि हमारे घर पे डकैती हुआ है। और उसके बाद आप लोग की टीम यहाँ पे पहुँचती है। पूरी घटना को अंजलि पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों के सामने रखती है। लेकिन एक बात जो पुलिस को खटक रही थी कि घर में डकैती बढ़ गई, आसपास के किसी को नहीं पता चला, न कि जो अंजलि के सास ससुर हैं उनको नहीं पता चला। कितना भी दूरी पर कमरा रहेगा, मान लीजिए 10 मीटर दूरी पर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन लोग को पता ही नहीं चला। इतना कुछ हो गया, मस्तान ने शोर मचाया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको भी पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा पुलिस वालों को भ्रम पैदा कर रही थी। और इसके अलावा जो अंजलि का एक बयान था कि वो थोड़ी दूरी पर थी, देख सकती थी, तो पुलिस ये सोच रही थी कि जो डकैत थे उन्होंने जब चाकुओं से मस्तान के ऊपर वार किया तो उसके खून के छींटे अंजलि की साड़ी तक कैसे पहुँचे। छींटे इस तरीके के दिख रहे थे जैसे कोई आदमी किसी को मारता है तो एक खून का प्रेशर बन के दूसरे की बॉडी पर आता है, उस तरीके के छींटे दिखाई दे रहे थे। खैर, पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। बॉडी का पंचायतनामा करके सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगले दिन आ जाती है और पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से मस्तान की हत्या की गई थी और करीब 22 से 23 वार उसकी बॉडी पर किए गए थे। समय जो अंजलि बता रही थी वही समय था। उसके बाद इस मामले को आगे पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो ये पता चलता है कि इस गांव में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी डकैती नहीं हुई थी, ये पहला ऐसा मामला था। पुलिस का शक अब थोड़ा और गहरा होता है और उसके बाद आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच पड़ताल करने की पुलिस वाले कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरों से ऐसा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। उसके बाद अंजलि के परिवार में जितने भी लोग रहते थे, अंजलि की सास, अंजलि की ससुर और साथ ही साथ मस्तान, इन सभी लोग के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री सर्विलांस पे ली जाती है और इसके अलावा डिटेल चेक किया जाता है, मैसेज चेक किए जाते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए जाते हैं। तो ये पता चलता है अंजलि के मोबाइल से काफ़ी सारे मैसेज डिलीटेड हैं, काफ़ी सारे कॉल जो हिस्ट्री होती है वो डिलीटेड है। उन सभी चीज़ों को रिट्रीट किया जाता है, वापस लिया जाता है कंपनी की मदद से। तो ये पता चलता है कि एक नंबर है जिसमें अंजलि घंटों घंटों तक बातचीत किया करती है। अब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि विशाल नाम के एक शख्स का है। अब ये विशाल कौन है? तो अंजलि जहाँ की रहने वाली थी, मोरथली की, वहाँ पे पता किया जाता है तो ये पता चलता है ये विशाल अंजलि का बहुत ही पुराना आशिक है और ये लोग बचपन से ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जब ये प्यार वाला मैटर सामने आता है तब उसके बाद पुलिस की टीम, जो अंजलि रो रही थी, रोते रोते बेहोश हो जाती थी, बहुत सारा शोरगुल मचा रही थी, उसको चुपचाप थाने पर बुलाती है और बुलाने के बाद पहले आराम से उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन आराम की भाषा कोई भी अपराधी समझता नहीं है। तो उसके बाद थोड़ी महिला कर्मचारियों की मदद लेकर अंजलि से पूछताछ की जाती है। थोड़ी सी सख्ती के बाद ही अंजलि टूट जाती है और एक ऐसी खौफनाक घटना का खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद वहाँ थाने में जितने भी लोग थे उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंजलि बताती है, जब मुझे अपने सास ससुर से ये पता चला कि मस्तान अब यहीं आके यहीं रहने वाले हैं, यहीं सेटल होने वाले हैं, तब मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि मैं अब विशाल से कैसे मिलूंगी, कैसे उससे बातचीत करूंगी। मेरा सालों का प्यार अब तो छूट जाएगा। उसके बाद मैं विशाल से इस बारे में बातचीत करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि अब मस्तान यहीं पे आके रहने वाला है। तब विशाल मुझे बताता है कि आने दो, उसको रास्ते से हटा देंगे और जो भी पैसे रहेंगे उन सबको भी लूट पाट लूँगा और कुछ दिन बाद हम दोनों एक अलग जगह पे चले जाएंगे। उसके बाद जब विशाल रहता है, ये कि जो विशाल था वो वहीं पे एक गांव पड़ता है मांगना, वहीं का रहने वाला था और ये अपने दो और साथियों को इस प्लान में मिलाता है। दोनों साथियों का नाम था रवि और अभिषेक। इन दोनों को भी इस पूरी प्लानिंग के बारे में बताता है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे वहाँ पे घर पे जाना है, कैसे लोगों को ये पता चले कि ये एक चोरी का मामला है, ये एक डकैती का मामला है। प्लानिंग के अनुसार 30 सितंबर 2024 को जो अंजलि रहती है अपने पति और अपने सास ससुर के खाने में थोड़ी सी नींद की दवा मिलाती है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी दवा मिलाती है ताकि वो नींद में भी रहें और जब उनको जगाया जाए, बार बार जगाया जाए, तब वो उठ भी जाएं। इस तरीके का वो डोज देती है, खाने में मिला देती है। परिवार के सभी लोग खाना खाते हैं, अंजलि उस खाने को नहीं खाती है। खाने के बाद थोड़ी देर में ही जो मस्तान रहता है और बाकी परिवार के और लोग रहते हैं वो लोग नींद में जाने लगते हैं। उसके बाद ये विशाल को फ़ोन करती है। विशाल, रवि और अभिषेक ये तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जैसा इन लोगों ने प्लान किया था कि इनको मस्तान को रास्ते से हटाना है और इसी कड़ी में जो अंजलि रहती है वो एक चाकू जो विशाल था उसको देती है और उसके बाद विशाल उस चाकू से मस्तान को रौंद देता है और जब मस्तान की मौत हो जाती है तो उसके बाद एक चेयर से अंजलि को ये लोग बांधते हैं और बांधने के बाद एक ट्रायल अंजलि लेती है कि अगर ये घिसक के अपने सास ससुर के कमरे तक जा सकती है कि नहीं। जब ये थोड़ी देर तक देखती है कि हाँ ये चली जाएगी, उसके बाद इसके मुंह को बांधा जाता है और जो विशाल रहता है और दो और लड़के रहते हैं वो पहले दरवाज़ा थोड़ा खटखटाते हैं ताकि उनके सास ससुर की नज़र
थोड़ी सी खुल जाए। और जब उन लोग की नज़र थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है उसके बाद ये तीनों छत के रास्ते घर से बाहर हो जाते हैं। और बाहर हो जाने के बाद जो अंजलि थी वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से करने लगती है, जैसा कि कुछ हो गया है और सच में कुछ हो ही गया था। उसके बाद जो अंजलि के सास ससुर रहते हैं वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं और अंजलि की हालत देखते हैं, मस्तान की हालत देखते हैं। उसके बाद पुलिस टीम को खबर किया जाता है और आगे क्या क्या चीज़ें हुई वो सब आपको मैं कहानी में पहले बता चुका हूँ। खैर, अंजलि के इस बयान के बाद अंजलि, विशाल, रवि और अभिषेक इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। परिवार के जो लोग रहते हैं, मस्तान के जो माता पिता हैं, उनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा अंजलि कर सकती है, अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा कर सकती है। परिवार के लोग ये बोल रहे हैं अगर वो एक बार बोलती कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, किसी और लड़के के साथ रहना चाहती है, तो हम लोग खुद अपने बेटे का तलाक उससे करवा देते हैं। और यहाँ पर जो मस्तान के माता पिता हैं वो अंजलि के माता पिता की भी दोष दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में उनको पहले नहीं बताया, नहीं तो वो लोग ये शादी ही नहीं करते। अब यहाँ पे मस्तान तो इस दुनिया से चला गया, मस्तान के माता पिता का क्या होगा? वो इकलौता सहारा था, पिता का भी ऑपरेशन चलने वाला था, शुरू होने वाला था, उसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। तो अब उनकी ज़िंदगी का क्या होगा? उन दोनों लोग की भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और साथ ही साथ ये चार आरोपी हैं, अंजलि, विशाल, रवि, अभिषेक, इन चारों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ये लोग कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे? इसलिए बोलते हैं ना कि क्राइम कभी भी होता है जिसका कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं हो सकती, क्राइम कभी भी पॉजिटिव वे में हो ही नहीं सकता। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या जानकारी मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज कहानी में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।